like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope. अभी तक अपन ने लॉ ऑफ डिमांड खत्म कर दिया। देखो इकोनॉमिक्स क्या बोलती है, इकोनॉमिक्स के अंदर ना एक चीज होती है डिमांड, है ना। डिमांड मतलब आज आपने बहुत कॉमनली भी ये वर्ड सुना होगा, डिमांड। डिमांड यानी कि किसी भी चीज को अगर हमको डिजायर है, जैसे मानो आज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ मोबाइल का, ठीक है, आईफोन का मैं एग्जांपल लेती हूँ, तो मुझे उसको खरीदने की क्या है, डिजायर। डिजायर मतलब इच्छा, इच्छा आ गई। सेकंड चीज एबिलिटी टू परचेज भी तो होनी चाहिए ना, यानी उसको खरीदने की मेरी क्षमता भी तो होनी चाहिए। और थर्ड चीज विलिंगनेस टू पे, मतलब मुझे उसके लिए इतना पैसा देने के लिए मैं तैयार हूं। ये तीन चीजें होती है ना, तब अपन बोलते हैं कि डिमांड बन गई। तो ये अपन पूरा डिमांड से रिलेटेड चैप्टर पढ़ना है। अब आज अपने को जो टॉपिक देखना है वो देखो क्या है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, expansion, contraction and increase decrease of demand। ठीक है, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड इंक्रीज डिक्रीज ऑफ डिमांड। अब देखो ध्यान से समझना क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन और इंक्रीज डिक्रीज। नाम से वैसे आपको शायद दोनों चीजें सेम ही लग रही होगी ना, कि एक्सपेंशन का मतलब भी क्या होता है, बढ़ना, और इंक्रीज का मतलब भी क्या होता है, बढ़ना। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है क्या। एक्सपेंशन का मतलब तो देखो क्या होता है, जैसे अगर अब ये मैं ना एक रबर बैंड उठाऊं, ठीक है, एक रबर बैंड को जब अपन खींचेंगे और उसको छोटा कर देंगे तो वो किस वजह से हो रहा है, वो एक ही रबर बैंड के ऊपर काम कर रहा है, ये होता है एक्सपेंशन। और इंक्रीज यानी कि मैं एक से ज्यादा रबर बैंड काम में ले लूं। ध्यान से समझो, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कब होता है, जब केवल प्राइस काम करता है, ठीक है। जब भी अपनी डिमांड प्राइस की वजह से बढ़ती है या कम होती है ना, उसे हम बोलते हैं एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है। केवल प्राइस की वजह से जो चेंज आता है, यानी कि अपन सीधा सीधा बोल सकते हैं कि जो लॉ ऑफ डिमांड अपने को बोलता है ना, लॉ ऑफ डिमांड से क्या होता है, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और अगर मैं अदर फैक्टर्स की बात करूं, जैसे मानो कि प्राइस के साथ साथ में मेरी इनकम में भी चेंज आ गया, तो जो डिमांड पे फर्क पड़ेगा उसको क्या बोलते हैं अपन, इंक्रीज डिक्रीज। यानी कि ये अदर फैक्टर्स की वजह से होता है। प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स है ना, उनकी वजह से अपन ने स्टार्टिंग की क्लास में देखे थे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जो भी फैक्टर्स जैसे कि इनकम इफेक्ट करता है, और रिलेटेड कमोडिटी, और टेस्ट एंड प्रेफरेंस। आज हमारी क्या प्रेफरेंस है किसी प्रोडक्ट की तरफ, हमको क्या चीज चाहिए, उस पर भी डिमांड डिपेंड करती है, ठीक है। तो अदर फैक्टर्स की वजह से जो भी होता है उसे बोलते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, और जो भी प्राइस की वजह से होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। चलो हाँ, दोनों एक साथ हो तो इसकी अजम्पशन यही होती है इंक्रीज और डिक्रीज की, कि प्राइस को कांस्टेंट कर दो। इंक्रीज डिक्रीज ये बोलता है कि प्राइस को कांस्टेंट मानो, प्राइस कांस्टेंट मानो, अदर फैक्टर्स जब काम करेंगे ना तो इंक्रीज डिक्रीज मानोगे, और अगर प्राइस काम कर रहा है अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट मानते हैं। देखो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं, अदर फैक्टर्स को अपन बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करते इसके अंदर, ठीक है। और इंक्रीज डिक्रीज के अंदर प्राइस को कंसिडर नहीं करते। हम ये देखते हैं कि सेम प्राइस के ऊपर अगर मेरा कोई और फैक्टर इन्फ्लुएंस में आ जाए, जैसे मानो अगर प्राइस 5 रुपए ही है किसी प्रोडक्ट की, ठीक है। अब अगर मेरी इनकम बढ़ जाती है ना, यहाँ पर पहले मेरी इनकम 5,000 थी, अब मेरी इनकम कितनी हो गई, 10,000, तो सेम प्राइस के ऊपर क्या मैं डिमांड बढ़ा दूंगी, बढ़ा देंगे ना, क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई। पहले मैं 5,000 ही कमा रही थी, अब कितना कमा रही हूं, 10,000, तो डिमांड को क्या कर देंगे अपन, इंक्रीज कर देंगे। ये जो इंक्रीज हुआ है ना, ये इनकम की वजह से हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन,
इंक्रीज। ठीक है, अगर यही चीज प्राइस की वजह से होती, जैसे मैं बोलूं कि 5 रुपए से 4 रुपए मैंने प्राइस कम कर दी, इसकी वजह से जो मेरी डिमांड बढ़ी है, 4 से 5 मेरी डिमांड हो गई, ये एक्सपेंशन है। ठीक है, लिखते हैं अभी अपन इसको ढंग से लिखेंगे कंपैरेटिव फॉर्म में तो पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो हेडिंग डाल लो, ये एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज। ठीक है, इधर अपन लिखेंगे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। और यहां पर इंक्रीज डिक्रीज। ठीक है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में लिखो when demand changes when demand changes due to change in price, keeping other factors constant, उसको तो हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब देखो प्राइस बढ़ती है तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिमांड कम यानी कि कॉन्ट्रैक्शन। इस सिचुएशन को अपन बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। एंड प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा, इस सिचुएशन को बोलते हैं एक्सपेंशन। ठीक है, लिख लिया। देखो इसको स्केड्यूल से भी समझ लो इस चीज को एक बार। इधर अपना प्राइस, इधर क्वांटिटी। ठीक है, y एक्सेस x एक्सेस, ये अपना जैसे मानो इधर मेरा ओरिजिनल प्राइस था और इधर अपना ओरिजिनल क्वांटिटी था। ठीक है, प्राइस बढ़ा दी मैंने, p से कितनी कर दी, P1 कर दी, तो मुझे बताओ क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। राइट, ये Q थी, Q से Q1 हो गई। और वहीं पर अगर मैं प्राइस को कम कर दूं तो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो देखो अब आप डिमांड कर्व पहले ये बन रहा था ना, अब इसी डिमांड कर्व को मैंने ऊपर और नीचे शिफ्ट कर दिया, मुझे नया डिमांड कर्व नहीं बनाना पड़ा। सेम डिमांड कर्व में पहले इतना मेरा डिमांड कर्व बन रहा था, उसी सेम डिमांड कर्व को अपन ने क्या कर दिया, एक्सपैंड कर दिया। इसे बोलते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अपने को नया डिमांड कर्व बनाने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जिस्टिंग डिमांड कर्व से ही अपन डिमांड का चेंज शो कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अब लिखते हैं अपन इंक्रीज और डिक्रीज के लिए। चलो ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज में लिखो व्हेन डिमांड चेंजेस, when demand changes due to when demand changes due to change in factors other than price, factors other than प्राइस। ठीक है, प्राइस के अलावा अगर कोई भी फैक्टर में चेंज आता है, प्राइस कांस्टेंट है लेकिन
कोई और फैक्टर में चेंज आ गया, जैसे मान करके चलो इनकम में चेंज आ गया, ठीक है, तो अपना डिमांड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझो इस चीज को भी, अपन इसको एक स्केड्यूल से समझते हैं, ठीक है। इधर है अपना प्राइस, यहां पर मेरी क्वांटिटी डिमांड, जब मेरी इनकम कितनी है 5000 और यहां क्वांटिटी डिमांडेड जब इनकम कितनी हो गई 10,000, ठीक है। प्राइस अपन लिख लेते हैं 5 4 3 2 1, ठीक है। 5000 के ऊपर जो मेरी डिमांड है वो कितनी चल रही है, 5 10 15 20 25, क्योंकि प्राइस कम हो रही है तो डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। अब ध्यान से देखना, ये जो अपना 5 रुपए की प्राइस है ना, देखो मेरी इनकम 5000 से कितनी हो गई 10,000, तो इसी सेम प्राइस के ऊपर क्या मैं अपनी डिमांड इंक्रीज कर दूंगी, इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ गई तो डिमांड भी तो बढ़ेगी, है ना। इनकम बढ़ गई तो डिमांड भी बढ़ेगी। तो यहां मैंने क्या कर दिया 10 15 20 25 30, इनकम बढ़ गई। अब जैसे मानो मेरी इनकम पहले अगर 5000 रुपए थी और मैं किसी भी कमोडिटी का, जैसे आप मान करके चलो कोई कमोडिटी है, खाने की अपन बात करते हैं, ठीक है, चलो एसेंशियल कमोडिटी की ही बात कर लेते हैं ना। पहले इनकम कम थी तो मैं एसेंशियल कमोडिटी को कम कंज्यूम करती थी, अब इनकम बढ़ गई तो मैं उसको ज्यादा कंज्यूम नहीं करूंगी क्या, प्राइस कांस्टेंट ही है। अगर आप 5 के ऊपर देखो तो 5 के ऊपर डिमांड बढ़ गई, हम हर लेवल की प्राइस के ऊपर इसको देखते हैं। आप अभी तक क्या समझ रहे थे कि ये रहेगा, है ना। इसमें अपन क्या देखते हैं, हर लेवल के ऊपर चेक करते हैं कि 4 है। अब जैसे देखो 4 की जब प्राइस थी तो इनकम बढ़ने पर मेरी प्राइस तो कांस्टेंट है लेकिन फिर भी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। इसको बोलते हैं प्राइस कांस्टेंट अदर फैक्टर में चेंज आना। समझे, ऐसा नहीं रहेगा कि प्राइस 5 5 5 5 5, फिर तो लॉ ऑफ डिमांड कैसे काम करा, ठीक है। ये होता है इंक्रीज और डिक्रीज। कोई भी कंफ्यूजन हो तो दोबारा बता दो। यस, समझ आ गया, एक बार वापस देखो। इंक्रीज डिक्रीज क्या बोलता है अपने को कि इसी एक सेम प्राइस लेवल के ऊपर, जैसे मैंने 5 रुपए प्राइस लेवल पकड़ लिया, ठीक है, इसके ऊपर मेरी क्वांटिटी चेंज होती रहेगी। किस फैक्टर की वजह से, इनकम की वजह से, या आप कोई सा भी और फैक्टर ले लो, मान लो टेस्ट एंड प्रेफरेंस अपन लेते हैं, ठीक है। प्राइस सेम है कमोडिटी की, है ना। आज जैसे मैं मान करके चलती हूँ कि जो जीन्स लोग बाग पहले के टाइम की जीन्स अब वापस आ गई ना, वो बेल बॉटम और बूट कट जीन्स, है ना, तो उसकी प्राइस मान के चलो कि अभी भी सेम ही है, लेकिन टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदलने के चक्कर में क्या हो गया, डिमांड चेंज हो गई। डिमांड क्या हो गई, चेंज हो गई, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आने की वजह से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। अगर मैं नेक्स्ट लेवल की बात करूं तो 4 रुपए की ही प्राइस के लेवल पर अभी भी प्राइस 4 ही है और मेरी इनकम अगर 10,000 हो जाती है ना तो भी प्राइस कितनी है, 4 ही है, लेकिन मैंने डिमांड क्या कर दी, बढ़ा दी, ठीक है। प्राइस लेवल सेम, डिमांड में चेंज आया किसकी वजह से, इनकम की वजह से। हाँ, या आप कोई भी अदर फैक्टर जो भी अपन कंसिडर करना चाहते हैं वो कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। यहां इनकम ले लिया मैंने, ठीक है, इसके आगे लिख लो इनकम। अब देखो इसका स्केड्यूल कैसा बनेगा अपना, इधर अपना प्राइस एंड इधर क्वांटिटी, ठीक है। प्राइस को अपन लेके चलते हैं, ये 1 2
3 4 5 और क्वांटिटी डिमांडेड मेरी 5 10 15 20, थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा इसको, 25 और 30। ठीक है, पहले मैं किस पे प्लॉट कर रही हूँ, जब अपनी इनकम 5000 है, तो इनकम 5000, 5 की प्राइस पे क्वांटिटी 5, तो 5 पे ये रहा इधर 5। ठीक है, 4 की प्राइस पे क्वांटिटी 10, 3 पे और 1 पे वो 25 उधर सीधा ही चला गया। ठीक है, ग्रीन वाला अपना कौन सा है, 5000 की इनकम का। अब रेड वाला आ गया 10,000 की इनकम का। अब देखना 5 की प्राइस पे क्वांटिटी कितनी हो गई, 10। ठीक है, 4 की प्राइस पे 15, 3 पे 20, 2 पे 25। ठीक है, पहले जो मेरा डिमांड कर्व बन रहा था वो कैसा बन रहा था, ये ग्रीन डॉट्स को ज्वाइन करके अपना डिमांड कर्व बन रहा था पहले। अब देखो डिमांड कर्व कहां बन रहा है, रेड वाले को ज्वाइन कर दो, डिमांड कर्व बन जाएगा। शिफ्ट हो गया डिमांड कर्व, आगे चला गया ना। इधर देखो सेम डिमांड कर्व में अपना काम चल रहा था, यहां अपने को नया डिमांड कर्व बनाना पड़ गया। इसे बोलते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। जहां पर अपना नया डिमांड कर्व बने, ये डी था और ये अपना D1 आ गया। वही है ये, अदर नेम्स हैं इसके, लिखेंगे अभी सारे। शिफ्ट इन डिमांड कर्व एंड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। ठीक है, इसका बेसिक नाम एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज है। अदर नेम भी अपन अभी लिखेंगे। प्राइस कितनी भी बढ़ जाए फूड, हाँ इसमें आप कोई सा भी और एग्जांपल लो, जैसे मान लो आप इसमें लग्जरी कंफर्ट का एग्जांपल ले सकते हैं ना। कंफर्ट के केस में अपनी इनकम बढ़ती है तो अपन डिमांड भी बढ़ा देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो पहले अगर मैट्रेस बिछा के कोई जमीन पे सोता था 5000 की इनकम पे, तो उसकी इनकम अगर 10,000 होगी तो वो क्या ले लेगा, बेड खरीद लेगा। ठीक है, तो इनकम बढ़ती है तो अपन कंफर्ट के लिए डिमांड ज्यादा कर देते हैं, कंफर्ट एंड लग्जरी बोथ। ठीक है, नेसेसिटी में ये चीज नहीं एप्लीकेबल हो सकती, क्योंकि नेसेसिटी आपकी इनकम एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में कितनी भी बढ़े, आप नेसेसिटी तो उतनी ही कंज्यूम करोगे। और अपन ने नेसेसिटी और इनकम का एक्सेप्शन क्या देखा था, याद है? कहां देखा था? चैप्टर तो अभी ये एक ही चल रहा है, चैप्टर तो चेंज हुआ ही नहीं, इसी चैप्टर में देखोगे। लॉ ऑफ डिमांड में देखा था। क्वेश्चन ये था कि इनकम और डिमांड का जो अपन ने एक एक्सेप्शन देखा था नेसेसिटीज के केस में, वो कहां देखा था? पेज नहीं पलटो। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, कंज्यूमर की डिस्पोजेबल इनकम, इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है, लेकिन एक्सेप्शन क्या थे? इंफीरियर गुड्स एंड नेसेसिटी। रिवाइज करो, है ना? अभी पता है पाइल अप कर लोगे एक साथ ना तो बड़ी प्रॉब्लम आएगी आगे फिर रिवाइज करने में। इजी सब्जेक्ट भी बहुत डिफिकल्ट लगेगा फिर। ठीक है, बड़ा इजी सा है, इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसा खतरनाक अपने को नहीं पढ़ना, नॉर्मल है सब। चलो इसके अदर नेम्स लिख लो आप। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड को अपन क्या बोलते हैं? देखो, फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड, एक तो अपन बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन, एक अपन क्या बोलेंगे? फॉल इन
क्वांटिटी डिमांडेड, फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, अपवर्ड मूवमेंट along same demand curve, upward movement along same demand curve, एक ही डिमांड कर्व पे आपका क्या हो रहा है, अपवर्ड मूवमेंट। इधर देखो, जब क्वांटिटी कम हुई थी तो हमने कर्व को ऊपर लेकर के गए थे, राइट। क्वांटिटी कम हुई थी तो कर्व को कहां लेके गए थे, ऊपर लेके गए थे, इसीलिए कॉन्ट्रैक्शन को अपन ने क्या बोला है, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड कर्व, उसी कर्व पे ऊपर चले जाओ। तो ऐसा ही आप ऑपोजिट एक्सपेंशन का लिख सकते हो। क्या लिखेंगे एक्सपेंशन को, हाँ ऐसा लिख दो, एंड वाइस वर्सा फॉर एक्सपेंशन। चलो लिख ही देती हूँ इसको मैं। एक्सपेंशन, दूसरा फॉल इन क्वांटिटी डिमांड की जगह क्या बोलेंगे अपन, राइज इन क्वांटिटी डिमांड। ये इन्हीं नामों से पता है आपके एमसीक्यू में आएगा, सीधा सीधा आपको ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं देगा, राइज इन डिमांड देगा और डाउनवर्ड मूवमेंट दे देगा, ऐसे नाम से देगा, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड कर्व। ठीक है, ये अपना एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन वाला पार्ट खत्म हो गया। अब देखो इंक्रीज डिक्रीज के अदर नेम्स क्या होते हैं, क्या हो सकते हैं इंक्रीज डिक्रीज के अदर नेम, चेंज हो रहा है, डिमांड कर्व इंक्रीज हो रहा है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। राइटवर्ड शिफ्ट किसको बोलेंगे अपन, इंक्रीज, जब आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट। तो लिख लो सिंपल सा इधर, राइटवर्ड शिफ्ट यानी कि इंक्रीज एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट यानी कि डिक्रीज। ठीक है, और इसको बोलते हैं शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, अब इसको लिख लो आप, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन को लिख लिया, अब लिख लो, ये अपना एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन का टॉपिक खत्म हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैक्सिमम क्वेश्चन इस चैप्टर से इसी में से आता है, 5-6 स्टार लगा लो इसके आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ ठीक है, SIS ये क्या था, मतलब जो इंपॉर्टेंट होता है उसके आगे अपन सावधान इंडिया लिखते हैं। अच्छा, मैं तो स्टार ही लगा देती हूँ बस, सावधान नहीं करेगा ये बेचारा, कोई क्राइम सीन थोड़ी बताएगा अपने को, है ना। चलो अब देखो, इलास्टिसिटी वर्ड का मतलब क्या होता है, पहले मतलब समझ लो इस चीज का। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कि आपकी जो डिमांड है ना, देखो अभी तक के अपन ने चैप्टर में पढ़ा प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी डिमांड बढ़ेगी, बट कितने से ये कहीं पढ़ा, स्केड्यूल बना रहे अपनी मर्जी से बना रहे, है ना, कोई एक स्पेसिफाइड फॉर्मूला करके कहीं पढ़ा अपन ने, नहीं पढ़ा। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमको ये बताती है, हमको डिग्री बताती है कि आपकी जो डिमांड है ना वो कितना रिस्पॉन्ड करेगी, कितनी सेंसिटिव आपकी डिमांड है। मुझे एक बात बताओ, आज अगर कोई चीज बहुत सेंसिटिव होती है, जैसे एक वो प्लांट आपको नाम याद है क्या उसका, टच मी नॉट प्लांट होता है, उसकी लीव्स को, हाँ उसकी लीव को अगर आप टच कर देते हो तो वो श्रिंक हो जाती है ना, तो वो क्या है, बहुत सेंसिटिव है, उसने रिएक्शन शो करा ना, आपने जैसे ही उसकी लीव को टच करा वो बंद हो जाएगा, रिएक्शन। ऐसे ही इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, सेंसिटिविटी, किसकी, डिमांड की। ये टॉपिक में अपन ये पढ़ेंगे कि अपनी जो डिमांड है ना
वो कैसा रिस्पॉन्स शो कर रही है, बिकॉज हर प्रोडक्ट की डिमांड अलग अलग रिस्पॉन्स शो करती है ना। कैसे अलग अलग रिस्पॉन्स शो करती है, देखो एक एग्जांपल से समझो इस चीज को। 3 प्रोडक्ट्स मैंने लिए, सॉल्ट, क्लोथ्स, चॉकलेट, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, सॉल्ट की प्राइस अगर बढ़ जाती है, या मैं तो ये कह रही हूँ सॉल्ट की प्राइस में क्या आ गया, चेंज आ गया, बढ़ेगी कम होगी कुछ भी होगी, सॉल्ट की प्राइस क्या हो गई, चेंज हो गई। और चेंज में अपन एग्जांपल लेते हैं क्या, इंक्रीज हो गई प्राइस। तो मुझे बताओ आप सॉल्ट की इस क्वांटिटी में क्या चेंज लेकर के आओगे? नमक खाना बंद कर दोगे? एक टाइम के खाने में नमक खाओगे कि एक सब्जी में खाओगे, एक सब्जी में नमक छोड़ दोगे? ऐसा कुछ भी करोगे? नहीं करोगे। यानी कि आपने कोई रिस्पॉन्स शो करा सॉल्ट की प्राइस की तरफ? नहीं। आप जितनी क्वांटिटी नमक की पहले लेते थे उतनी ही अभी भी लोगे, राइट। अब अगर प्राइस कम हो जाती है तो क्या डबल बार नमक खाने लग जाओगे क्या, कि ठीक है पहले सब्जी में 1 चम्मच नमक डलता था, अब 2 चम्मच नमक खाएंगे, सस्ता हो गया नमक, भर भर के खाओ? नहीं ना, इतना भी आयोडीन नहीं चाहिए अपने को। तो सॉल्ट की तरफ आपने क्या चेंज शो करा? आपने कोई चेंज शो नहीं करा। आप उतनी ही क्वांटिटी लोगे जितनी आप पहले लेते थे। अब मुझे बताओ क्लोथ्स की प्राइस में चेंज आया, ठीक है, प्राइस बदली कपड़ों की, मान लो इंक्रीज हो गई। पहले अगर आपका फिक्स था कि हाँ ठीक है मुझे महीने की 2 जीन्स लेनी है, अब प्राइस बढ़ गई तो आप क्या बोलोगे, 1 जीन्स ले लेते हैं, चल जाएगा काम, 1 जीन्स भी अच्छा खासा काम चला देती है, ठीक है। आपने रिस्पॉन्स शो करा कितना, देखो बिल्कुल तो कट डाउन नहीं करोगे ना, लेने तो है, ठीक है, बिल्कुल आप कट डाउन नहीं करोगे, तो आपने क्या करा, 2 की जगह 1 कर दिया, थोड़ा रिस्पॉन्स शो कर दिया आपने। अब मुझे एक बात बताओ, चॉकलेट की प्राइस बढ़ गई, प्राइस चेंज, ठीक है। मान लो जो चॉकलेट पहले 50 रुपए की आती थी ना, अब वो चॉकलेट कितने की आ रही है, 300 रुपए की हो गई। क्या करोगे? बोलोगे दुकान वाले को तू ही खा ले, मुझे नहीं खानी, ना मुझे खानी है ना मुझे किसी और को खिलानी है ना, यही बोलोगे। तो चॉकलेट पे अपन क्या करेंगे, कंप्लीटली कट डाउन कर देंगे। एक तो पहले ही नुकसान वाली चीज है, ऊपर से इस नुकसान के मैं 300 रुपए और दूं, 250 रुपए तुम मुझसे एक्स्ट्रा मांग रहे हो, शर्म करो थोड़ी सी, है ना। तो अपन इसकी तरफ रिस्पॉन्स क्या शो करेंगे, कट डाउन, कंप्लीटली कंजम्पशन बंद कर देंगे अपन चॉकलेट का। तो 3 प्रोडक्ट्स की तरफ अपन ने 3 तरीके का रिएक्शन शो कर दिया। सॉल्ट में नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं दिखाया आपने, ठीक है, अभी उस पर नहीं जाना, ठीक है। सॉल्ट में कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाया। क्लोथ्स में थोड़ा रिएक्शन, थोड़ा सा आपने रिएक्शन शो करा कि हाँ ठीक है, थोड़ा अपन ने डिमांड में चेंज लेकर के आ गए। और चॉकलेट में भयंकर रिएक्शन शो कर दिया, बहुत ज्यादा रिएक्शन शो कर दिया आपने कि बिल्कुल बंद कर दो, चॉकलेट खाएंगे ही नहीं, ठीक है। इसे बोलते हैं इलास्टिसिटी। हर प्रोडक्ट की अपनी अलग अलग इलास्टिसिटी होती है। तो इलास्टिसिटी का मतलब क्या हो गया, सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी, या फिर जिसको अपन क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्सिवनेस। किसका रिस्पॉन्स, डिमांड का रिस्पॉन्स। आपकी ये जो डिमांड है ना, ये कैसा आपको रिस्पॉन्ड शो कर रही है प्राइस की तरफ, उसे अपन क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी, ठीक है। इलास्टिसिटी का मीनिंग क्लियर है क्या, बिकॉज थ्रू आउट द चैप्टर अब अपने को यही चीज पढ़नी है, इसमें ही नहीं, यही इलास्टिसिटी अब अपने सप्लाई चैप्टर में भी आएगी। डिटेल में सप्लाई के अंदर इलास्टिसिटी ही सबसे ज्यादा है। ये फैक्टर्स वगैरह तो बहुत छोटा सा है, एक ही दिन में खत्म होने लायक है सप्लाई में तो, ठीक है। इलास्टिसिटी वापस सप्लाई के अंदर आएगी, यहां क्लियर है। किसका पर्सपेक्टिव देखना है, अपन कंज्यूमर का, क्योंकि डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर करता है। तो हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखना है कि हम प्राइस की तरफ कैसा रिस्पॉन्स शो करेंगे, ठीक है। अपने अलग अलग रिस्पॉन्स थे जो हमने अलग अलग एग्जाम्पल से समझ लिए।
सॉल्ट में कोई रिस्पॉन्स नहीं, क्लोथ्स में थोड़ा सा रिस्पॉन्स, एंड चॉकलेट में भयंकर रिस्पॉन्स, बिल्कुल कट डाउन कर दिया। ठीक है, अब देखो इसका कुछ अपना मीनिंग अपन लिख लेते हैं इलास्टिसिटी का। थोड़ा सा अपने को थ्योरी भी तो लिखनी पड़ती है ना। चलो लिखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू, इतना सा पेज ना ये एग्जाम्पल के लिए छोड़ देना स्टार्टिंग का, इतना सा लाइन, और उसके बाद में ये लिख लो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू responsiveness of quantity demanded of a good or service to changes in one of the variables on which demand depends। ठीक है, जो भी वेरिएबल्स अपन ने पढ़े जिन पे आपकी डिमांड डिपेंड करती है, उसमें से किसी भी वेरिएबल में अगर चेंज आता है, जैसे प्राइस में चेंज, इनकम में चेंज, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज, पॉपुलेशन में चेंज, एज डिस्ट्रीब्यूशन, नेशनल इनकम, क्रेडिट फैसिलिटी, बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े थे ना, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, इनमें से किसी भी फैक्टर में अगर चेंज आता है, उस फैक्टर में चेंज की वजह से आपके डिमांड ने जो चेंज शो करा उसे अपन क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, डिमांड ही चेंज क्यों शो कर रही है, फैक्टर क्यों नहीं डिमांड के अकॉर्डिंग चेंज शो कर सकता? वो तो फैक्टर है। ये क्या बात हुई, मम्मी मारेगी मम्मी है पापा नहीं मारेगा तो पापा है ऐसी थोड़ी होता है, दोनों मार सकते हैं। बताया था, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट बताया था, बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हो। कहाँ बताया था? उसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बताया था या डिमांड फंक्शन में बताया था? डिमांड फंक्शन हमको क्या बोलता है कि डिमांड डिपेंड करता है उसके डिटर्मिनेंट्स के ऊपर या फैक्टर्स के ऊपर। ठीक है, डिमांड इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल और जो फैक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि फैक्टर्स किस पे बेस्ड होते हैं? ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, एनवायरनमेंट के ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक है, इसीलिए फैक्टर्स में चेंज की वजह से जो डिमांड चेंज हो करती है उसे हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी बोलते हैं। अब देखो अपने को कितने तरीके की इलास्टिसिटी हमारे कोर्स के अंदर पढ़नी है, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। सबसे पहले अपने को देखनी है प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, अपन प्राइस इलास्टिसिटी देखेंगे। अच्छा बता सकते हो प्राइस इलास्टिसिटी में क्या आएगा? बिल्कुल, प्राइस में चेंज की वजह से डिमांड में जो चेंज आएगा, जो अपन ने ऊपर एग्जाम्पल देखा ना, वो प्राइस इलास्टिसिटी का ही एग्जाम्पल था। सेकंड है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? रिलेटेड कमोडिटी, वो सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री वाला। ठीक है, वो यहां देखेंगे। फिर एक अपने को देखना है इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है, इसमें इनकम के बेसिस पर अपन रिस्पॉन्स देखेंगे। एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी, एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी सेम अपना, जैसे एडवर्टाइजमेंट पे आप जितना खर्चा करते हो उस अकॉर्डिंग कितना आपका डिमांड में चेंज आता है। तो ये कुछ अपने फैक्टर्स पे बेस्ड क्या आ गया? इलास्टिसिटी के मेथड।
एक अपने को टोटल आउटले मेथड भी देखना है। टोटल आउटले मेथड, ठीक है। तो ये अपने को ओवरऑल 5 तरीके देखने हैं इलास्टिसिटी को मेजर करने के, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अपना कौन सा है, प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। इसी पर ये सारे एक तरीके से कनेक्टेड है प्राइस इलास्टिसिटी से ही। फाइन, अब देखो प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, ये तो अपन ने ऊपर ही देख लिया था कि प्राइस में चेंज की वजह से आपका डिमांड कैसे चेंज होता है ना, किस अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स शो करता है अपनी डिमांड प्राइस में चेंज की वजह से। अब देखो एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, जैसे अभी मैं आपको, अच्छा आप हेडिंग डाल लो प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। प्राइस इलास्टिसिटी देखो ये क्या बोलता है, हाउ डिमांड चेंजेस अकॉर्डिंग टू चेंज इन प्राइस, यानी कि बेस कौन हो गया इसके अंदर, प्राइस। बेस जो होता है वही डिनोमिनेटर में जाता है, तो इसका फॉर्मूला अगर मैं देखना चाहूं तो प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड में कौन आएगा, किसकी वजह से डिमांड चेंज हो रही है, प्राइस की वजह से। देखो पूरे इलास्टिसिटी के अंदर जिसकी वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है ना, वो डिनोमिनेटर में रहेगा, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये अपना प्राइस इलास्टिसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन डिमांड कैसे निकालोगे, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय ओल्ड डिमांड। अब परसेंटेज चेंज निकालना है तो इनटू 100, और सेम इसी तरीके से अपन क्या निकाल लेंगे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड इनटू 100, ठीक है। ये परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई ऐसा खतरनाक नहीं है, बस लिखने में बड़ा लगता है ना। जब अपन सॉल्व करने लगेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। चलो दूं एक एग्जांपल सॉल्व करने के लिए, करें अपन एक एग्जांपल से सॉल्व, ठीक है। देखो इलास्टिसिटी का अपन एक एग्जांपल लेते हैं, अब देखते हैं अपनी इलास्टिसिटी की वैल्यू कैसे कैसे आती है। चलो यहां आ गया अपना प्राइस एंड इधर अपना क्वांटिटी। प्राइस मैंने मान लो कर दिया 10 से 20, तो क्वांटिटी कितना हो जाएगा, प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो 20 से 10 ले लो, निकालो इलास्टिसिटी, ठीक है। या चलो क्वांटिटी को एक बार के लिए थोड़ी सी ज्यादा मान लो, 150 ले लो, ठीक है, ये थोड़ा इजी रहेगा सॉल्व करने में। चलो फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, फॉर्मूला हमेशा लिखना है ना, लिखोगे तभी तो याद रहेगा, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन डिमांड कैसे निकलेगा, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100, तो न्यू क्या है ये, और ये अपना ओल्ड है, ठीक है। तो निकालो परसेंटेज चेंज इन डिमांड, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100, 100 से 100 तो सीधा ही कट जाएगा, तो 50 आ गया ऊपर, तो -50, ठीक है। नीचे अपना क्या आ गया, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। सॉल्व करो इसको, कैलकुलेटर है आपके पास, कौन सा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू या डेल्टा डी अपॉन डेल्टा क्यू, पी, डेल्टा का मतलब चेंज ही तो होता है, हाँ, तो चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस। अभी अपन चेंज इन डिमांड नहीं लेते, परसेंटेज चेंज लेते हैं, ठीक है।
फॉर्मूला ये होता है कि आप सीधा चेंज इन डिमांड नहीं उठाते हैं, अपन क्या लेते हैं, परसेंटेज चेंज करते हैं उसको। चलो निकालो इसका आंसर। न्यूमरेटर तो अपना -50 आ गया और डिनोमिनेटर क्या आएगा, 100 है ना, 100 अपना डिनोमिनेटर आ गया। तो फाइनल आंसर ये कितना आ गया अपना फाइनल आंसर, 0.5 किसका, नेगेटिव का, -0.5। इलास्टिसिटी की वैल्यू, ठीक है। कैलकुलेटर नहीं लेके आए, कैलकुलेटर साथ में रखो। अब जब दिया ही है इंस्टीट्यूट ने तो उसको काम में लो, है ना। कोई बात नहीं, एक बेचारा छोटा सा कैलकुलेटर कितना बोझ लेके जाता है ना, छोटा सा ही तो होता है। मैं खुद ही अपने साथ हमेशा कैलकुलेटर लेके आती हूँ। चलो नेक्स्ट देखो, अब मैं एक और आप लोग को एग्जांपल दे रही हूँ, ये आप ही लोगों को सॉल्व करना है, फोन के कैलकुलेटर से कर लो चाहे, ठीक है। देखो प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस का चेंज आपका 10 और 5 और क्वांटिटी का चेंज 50 और 100। सॉल्व करके बताओ इसको, इलास्टिसिटी निकालो। फॉर्मूला याद नहीं है, ये लो फॉर्मूला, ये अपना इसका -2 आंसर आ गया इसका इलास्टिसिटी की वैल्यू का। ये अपन ने आज फॉर्मूला देखा प्राइस इलास्टिसिटी का और उसको सॉल्व करना देखा। अब कल यानी कि मंडे को अपन ये देखेंगे कि ये जो वैल्यूज अपनी आई है ना, -0.5 और -2, इसका मतलब क्या होता है। ये 0.5 आई है तो हम इलास्टिसिटी के बारे में क्या बता सकते हैं, कैसी है अपनी डिमांड, और 2 आई है तो अपन क्या बता सकते हैं डिमांड के बारे में कि कैसा चेंज शो कर रही है डिमांड, ठीक है। ये अपन अब मंडे को देखेंगे इसको, और इसी से रिलेटेड थोड़े और क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल के अंदर ना ऐसे 6-7 क्वेश्चंस गिवन है, वो सॉल्व करना फॉर्मूला बेस्ड इलास्टिसिटी के, ठीक है।